हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना सीखेंगे, भले ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो। अच्छी बात यह है कि मैं किसी एक पैटर्न को याद किए बिना एक प्रोफेशनल की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने का एक सरल तरीका बताऊंगा। सही बात है, आपको इनमें से किसी भी पैटर्न्स को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। कैंडलस्टिक्स चार्ट पर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज के मार्केट प्राइस दिखाने का एक तरीका है। कैंडलस्टिक्स प्राइस का रिप्रेजेंटेशन करने का एकमात्र तरीका नहीं है। हमारे पास उन्हें प्लॉट करने के अन्य तरीके हैं, जैसे बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एटसेट्रा। लेकिन कैंडलस्टिक्स अधिक लोकप्रिय तरीकों में से एक है। कैंडलस्टिक में आमतौर पर दो भाग होते हैं, एक रियल बॉडी और शैडो या विक्स। इसके अलावा जब आप कैंडलस्टिक्स के साथ काम कर रहे हों, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट पर प्रत्येक कैंडलस्टिक्स के लिए 4 प्राइस पॉइंट्स हैं। ये 4 प्राइस पॉइंट्स इस प्रकार हैं: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, दी गई टाइम पीरियड के लिए लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, या बस हम उन्हें OHLC कहते हैं। कैंडलस्टिक का रियल बॉडी ओपन और क्लोज प्राइसेस को दिखाता है, जबकि बॉडी के ऊपर और नीचे की शैडोज उस विशेष टाइम पीरियड के लिए हाई और लो प्राइसेस को दर्शाती है। कैंडल शैडोज बाती की तरह दिखती हैं और इसलिए इन्हें कैंडलस्टिक्स कहा जाता है। ऊपरी शैडो उस टाइम पीरियड के हाई प्राइस को दर्शाती है और लोअर शैडो उस टाइम पीरियड के लो प्राइस को दर्शाती है। कैंडल हाई एक विशेष टाइम पीरियड में कैंडलस्टिक का हाईएस्ट प्राइस पॉइंट है, जबकि कैंडल लो एक विशेष टाइम पीरियड में कैंडलस्टिक का सबसे लोएस्ट प्राइस पॉइंट है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में आमतौर पर दो लोकप्रिय रंग होते हैं, हरे और लाल बाज। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेटिंग्स के आधार पर कभी कभी यह सफेद और काला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह लाल और हरा होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हरे और लाल बाज के लिए उनके ओपन और क्लोज प्राइसेस अलग अलग पोजीशंस पर होती हैं। कैंडलस्टिक के शरीर का रंग निर्धारित करता है कि कैंडलस्टिक एक बुलिश या बेरिश प्राइस मूव दिखा रहा है। यानी अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है, तो कैंडलस्टिक की बॉडी ग्रीन या व्हाइट होगी। अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, तो कैंडलस्टिक की बॉडी रेड या ब्लैक होगी। रियल बॉडी जितना लंबा होगा, कैंडलस्टिक उतनी ही अधिक बुलिश या बेरिश होगी। चार्ट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जिनमें एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स हो सकता है, शूटिंग स्टार्स, हैमर्स, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर्स, डोजी आदि कुछ उदाहरण हैं। यदि आप इन सभी पैटर्न्स को एक एक करके सीखना शुरू कर दें, तो यह बहुत कठिन और कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हमारे पास यह समझने का एक आसान तरीका है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक्स का क्या अर्थ है, और हम प्रत्येक कैंडल्स की ताकत भी निर्धारित करेंगे। इस तरीके को सीखने के लिए आपको बस दो छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। नंबर 1, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस या कैंडलस्टिक्स का OHLC। और नंबर 2, यह पता लगाना है कि एक टाइम पीरियड में बाजार में कौन अधिक डोमिनेंट है, बुल्स या बेयर्स, या बायर्स या सेलर्स। आइए कैंडलस्टिक्स की पहली कैटेगरी पर अपनी चर्चा शुरू करें। इन कैंडलस्टिक्स को मेरुबजू कहा जाता है। हम पहले टाइप को देखेंगे। चूंकि कैंडलस्टिक्स हरे रंग की है, इसलिए यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका रियल बॉडी बड़ा है, लेकिन ऊपर या नीचे दोनों तरफ कोई विक्स या शैडोज नहीं है। हम जानते हैं कि रियल बॉडी जितना लंबा होगा, कैंडलस्टिक उतनी ही बुलिश होगी। इस कैंडलस्टिक का OHLC इस प्रकार है। चूंकि यह एक बुलिश कैंडल है, इसलिए बायर्स डोमिनेंट हैं और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है। कैंडल के दोनों तरफ कोई विक्स नहीं है, इसलिए हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के साथ ओवरलैप होती हैं। एज अ रूल ऑफ थंब, कैंडलस्टिक्स की शैडो प्राइस रिजेक्शन या अपोजिंग प्लेयर्स द्वारा रेजिस्टेंस का संकेत देती है। एक बुलिश मेरुबजू के मामले में ओपन और लो प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं और हाई और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं, जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। इसलिए यह हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि बुलिश मेरुबजू सबसे मजबूत बुलिश कैंडल है जो हम चार्ट पर पा सकते हैं। लेकिन हमें पैटर्न के साथ फ्लेक्सिबल होना होगा, यानी हमें पहले क्वांटिफाई करना होगा और फिर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि बाजार में पैटर्न्स वैसा नहीं होता जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में दिखाया जाता है। तो आइए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, जहां प्राइस इस पीरियड के लिए हायर लेवल पर क्लोज हुई है। यह लोअर लेवल पर ओपन हुआ और हाई प्राइस पर क्लोज हुआ, जिसका अर्थ है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसमें एक छोटी लोअर विक और एक छोटी अपर विक होती है। लेकिन हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के बहुत करीब हैं,
जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा बहुत कमजोर सेलिंग प्रेशर है। रियल मार्केट कंडीशंस में हम इन कैंडलस्टिक्स को बुलिश मेरुबजू के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि भले ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, फिर भी यह एक मजबूत बुलिश कैंडल है। अब हम बेयरिश मेरुबजू की ओर बढ़ेंगे, जो बुलिश मेरुबजू के समान है। बेयरिश मेरुबजू एक बुलिश मेरुबजू के समान है, लेकिन यह पैटर्न सबसे मजबूत बेयरिश पैटर्न है। एक बेयरिश कैंडलस्टिक के लिए ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस की तुलना में अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर्स सभी अवेलेबल प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं। एक बेयरिश मेरुबजू इंगित करता है कि स्टॉक में इतना अधिक सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स वास्तव में हर उपलब्ध प्राइस पॉइंट्स पर इतना अधिक बेच रहे हैं कि कैंडल अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट के पास क्लोज हो गया। एक बेयरिश मेरुबजू के मामले में ओपन और हाई प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं, जबकि लो और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं। इस कैंडलस्टिक में एक बड़ा रियल बॉडी होता है, जिसके दोनों एंड्स पर कोई विक्स नहीं होती है, जो एक मजबूत सेलिंग प्रेशर और बुल्स द्वारा खरीद या ऑपोजिशन की पूरी कमी का संकेत देता है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करते समय हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आइए कैंडलस्टिक्स की अगली कैटेगरी को देखें। ये पिनबाज हैं। पिनबा की पहली कैटेगरी हैमर और हैंगिंग मैन है। चलो हैमर के बारे में बात करते हैं। एक पिनबा को हैमर तब माना जाता है जब यह डाउनट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। हैमर में ऊपरी एंड पर एक रियल बॉडी के साथ एक लंबी लोअर शैडो होता है। लोअर शैडो जितनी लंबी होगी, पैटर्न उतना ही बुलिश होगा। हैमर के लिए पूर्व ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हमें फॉलोइंग तरीके से हैमर पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बेयर्स बाजारों के पूर्ण नियंत्रण में है। जब एक हैमर पैटर्न बनता है तो प्राइस और भी कम हो जाती है और यह एक नया लोअर लेवल बनाती है। हैमर फॉर्मेशन पर प्राइस एक्शन यह इंगित करती है कि बुल्स ने कीमतों को और नीचे गिरने से रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, क्योंकि बुल्स ने इतना अधिक बाइंग प्रेशर उत्पन्न किया कि कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस के करीब प्राइस क्लोज हो गई। बुल्स के इस कदम से शेयर के सेंटिमेंट में बदलाव की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है और यह बाजार में बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकता है। अब हम हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे। एक पिनबा को एक हैंगिंग मैन तब माना जाता है जब यह किसी ट्रेंड के टॉप एंड पर दिखाई देता है। हैमर पैटर्न के समान हैंगिंग मैन भी एक रिवर्सल पैटर्न है, सिवाय इसके कि हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक हैंगिंग मैन बाजार के हाई का संकेत देता है। हमें फॉलोइंग तरीके से हैंगिंग मैन पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा अप ट्रेंड में है, इसलिए बुल्स बाजार पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। अप ट्रेंड के टॉप पर एक हैंगिंग मैन इंगित करता है कि बेयर्स ने प्रवेश किया है। यह हैंगिंग मैन की लंबी लोअर शैडो से संकेत मिलता है, जो दर्शाता है कि बेयर्स बुल्स के डोमिनेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स ने बहुत अधिक सेलिंग प्रेशर बनाने में कामयाबी हासिल की कि कीमत एक छोटे से रियल बॉडी का फॉर्मेशन करते हुए ओपन प्राइस के बहुत करीब क्लोज हो गई। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाजार का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और हैंगिंग मैन एक अच्छा संकेत है कि बाजार में बेयरिश ट्रेंड बना रहेगा और यह स्टॉक को शॉर्ट करने का भी एक अच्छा समय है। पिनबा कैंडलस्टिक्स की दूसरी कैटेगरी को शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर के नाम से जाना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैटर्न्स चार्ट पर कहां बनता है। आइए पहले एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करते हैं। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में होता है। यह सबसे कमजोर बुलिश कैंडल है। कैंडलस्टिक की रेंज या इसका रियल बॉडी बहुत छोटा है। इसके अलावा ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब हैं, जो बाइंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देती हैं। लंबे अपर विक संकेत देते हैं कि बुल्स ने कीमत को ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स द्वारा एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हुआ था। यह इंगित करता है कि कमजोर बायर्स बाजार के कंट्रोल में हैं और एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट में संभावित बदलाव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही एक हरी कैंडलस्टिक बनाई गई हो, सेलर्स वास्तव में बाजार के नियंत्रण में हैं। इन्वर्टेड हैमर को आमतौर पर हैमर की तरह एक प्राइस रिवर्सल कैंडलस्टिक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में बदल जाती है। यदि आप मुझे इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच चयन करने के लिए कहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से हैमर पैटर्न चुनूंगा, क्योंकि हैमर इन्वर्टेड हैमर की तुलना में ट्रेंड रिवर्सल का अधिक मजबूत संकेत देगा। यह इन दोनों कैंडल्स के बीच सेलिंग प्रेशर्स में अंतर के कारण भी है। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं।
एक पिनबा को एक शूटिंग स्टार तब माना जाता है जब यह एक अपट्रेंड के अंत में होता है, जो प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। एक इन्वर्टेड हैमर की तरह, एक शूटिंग स्टार का भी एक छोटा रियल बॉडी होता है, जिसकी ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब होती हैं। इसमें एक बड़ी अपर विग भी होती है, जो यह दर्शाती है कि बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर बेयर्स का डोमिनेंस था, जिन्होंने कीमत को ओपन प्राइस से नीचे धकेल दिया। तो एक शूटिंग स्टार एक मजबूत बेयरिश पैटर्न है, जो एक अपट्रेंड के अंत में बने हैंगिंग मैन पैटर्न से अधिक मजबूत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न के बजाय शूटिंग स्टार बनने पर सेलर्स अधिक डोमिनेंट होते हैं। अब कैंडलस्टिक्स की तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन कैंडल्स का रियल बॉडी छोटा है। एक छोटा रियल बॉडी इंगित करता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस काफी करीब हैं। ऊपरी और निचली शैडोज की लंबाई लगभग बराबर होती है। चूंकि ओपन और क्लोज प्राइस पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता। अगर अपर विक की बात करें, तो अपर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बुल्स ने बाजार को ऊपर ले जाने का प्रयास किया था। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बुल्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी हरी कैंडलस्टिक होती, जैसा कि पहले एक बुलिश मरुबजू के मामले में देखा गया था। इसलिए इसे बुल्स द्वारा बाजारों को ऊपर ले जाने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। इसी तरह लोअर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बेयर्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी लाल कैंडलस्टिक होती, जैसा कि एक बेयरिश मरुबजू के मामले में होता है। इसलिए बाजार को नीचे ले जाने की बेयर्स की कोशिश वास्तव में सफल नहीं रही। न तो बुल्स और न ही बेयर्स बाजार पर कोई डोमिनेंस स्थापित कर सके, जैसा कि छोटे रियल बॉडी से स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि बुल्स और बेयर्स दोनों के बीच इंडिसिजन है, जो बाजार को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं थे। कैंडलस्टिक्स की इस कैटेगरी को स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है, जो वास्तव में इंडिसिजन कैंडलस्टिक हैं। आइए अब हम दो सिचुएशंस पर विचार करें जब बाजार में स्पिनिंग टॉप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और चर्चा करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या होगा अगर स्पिनिंग टॉप्स एक डाउन ट्रेंड में बना हो? डाउन ट्रेंड में बेयर्स पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि वे प्राइसेस को कम करने में सक्षम होते हैं। डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप या तो बेयरिश ट्रेंड को जारी रखने से पहले बेयर्स द्वारा कंसोलिडेशन को इंगित करता है, या इसे आगे प्राइस में गिरावट को रोकने के लिए बुल्स द्वारा एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या बुल्स ऐसा करने में सफल होते हैं? यदि बुल्स सफल होते, तो इसका परिणाम एक मजबूत बुलिश कैंडल होता और वास्तव में स्पिनिंग टॉप नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से इस मामले में दो समान पॉसिबिलिटी वाले आउटकम्स हैं। या तो बेयर्स द्वारा सेलिंग का एक और राउंड होगा और बाजार में गिरावट जारी रहेगी, या बाजार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या होने की संभावना है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए एक ट्रेडर को दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यानी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए। इसी तरह की स्थिति तब भी होती है जब एक अपट्रेंड के दौरान एक स्पिनिंग टॉप बनता है। अब अंत में बात करते हैं डोजीज की। डोजी एक स्पिनिंग टॉप के समान है, सिवाय इसके कि इसमें रियल बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज प्राइसेस बराबर हैं। डोजी एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि वे बाजार की सेंटिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से एक डोजी तब बनता है जब ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर होती है, जो इंगित करती है कि रियल बॉडी मौजूद नहीं है। ऊपर और नीचे की विक्स किसी भी लंबाई की हो सकती है, और कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता, क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होती है। डोजीज का कॉन्सेप्ट स्पिनिंग टॉप्स से मिलता जुलता है। एक स्पिनिंग टॉप के लिए हमने जो कुछ भी सीखा, वह डोजीज पर भी अप्लाई होता है। डोजी बाजार में इंडिसिजन का संदेश भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि बुल्स और बेयर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रेड करना है या नहीं। डोजी और स्पिनिंग टॉप दोनों ही ट्रेडर्स को बाजार में सतर्क रहने के लिए कहते हैं। कई अन्य कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन अब तक जिन कैंडलस्टिक्स का मेंशन किया गया है, वे चार्ट में बनने वाले समान कैंडलस्टिक्स के विचार को समझने के लिए पर्याप्त हैं। आइए अब हम सबसे मजबूत से सबसे कमजोर कैंडलस्टिक्स को अरेंज करें। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल्स पर विचार करेंगे और उन्हें उनकी ताकत के क्रम में अरेंज करेंगे।
अब हम बेरिश कैंडलस्टिक्स को उनकी ताकत के क्रम में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर तक अरेंज करेंगे। वीडियो के अंत में एक जेंटल रिमाइंडर यह है कि इन कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जितना अधिक कॉन्फर्मेशंस होगा उतना बेहतर ट्रेड होगा। मुख्य बात जो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं वो यह समझना है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या अर्थ है, और बाद में आप इन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपने सीखा है, और फिर इस ट्रेनिंग के अपकमिंग एपिसोड्स में विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं। अगर आपको लगता है कि अब आपके पास कैंडलस्टिक्स का बेहतर आइडिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी एनेबल कर दें। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।